Rabindranath Tagore, BA, first semester, Unit 1, Chapter 1, English Prose. Rabindranath Tagore is the ultimate expression of Indian culture. जो हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर हैं वो क्या है? अल्टीमेट एक्सप्रेशन ऑफ इंडियन कल्चर हैं, यानी भारतीय संस्कृति के जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं वो भारतीय संस्कृति की सर्वोच्च अभिव्यक्ति हैं. ही वॉज अ पोएट, वो कवि थे, नोवेलिस्ट उपन्यासकार थे, प्ले राइट नाटककार थे, लिरिसिस्ट जो कि संगीत लिखते हैं गीतकार, एंड पेंटर और चित्रकार थे. हु जो कि विद हिज क्रिएटिव जीनियस जिन्होंने कि अपनी विलक्षण प्रतिभा से, अपनी अद्भुत प्रतिभा से क्रिएट किया था, हैज बिन कर चुके हैं, रेस्पॉन्सिबल फॉर रीशेपिंग जो कि उत्तरदायी हैं रीशेपिंग के लिए यानी पुनर्गठन के लिए, इंडियाज लिटरेचर भारतीय साहित्य के, एंड म्यूजिक और संगीत सीन विद ओवर 1000 पोएम्स. उन्होंने जो संगीत का क्षेत्र है और साहित्य का क्षेत्र है उसको रीशेप करने के लिए वे उत्तरदायी हैं. कैसे? विद ओवर किसके साथ? 1000 पोएम्स 1000 पोएम लिखी हैं, 2000 सॉन्ग्स 2000 गीत लिखे हैं, 8 नॉवेल्स 8 उपन्यास लिखे हैं, 24 प्लेस और 24 नाटक लिखे हैं, वॉल्यूम्स ऑफ शॉर्ट स्टोरीज और बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं, एंड अ मास ऑफ प्रोज और बहुत ज्यादा, मास मतलब बहुत ज्यादा ही प्रोज लिखा है यानी गद्य लिखा है. इन 1913 में ही वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज, उनको पुरस्कृत किया गया द नोबेल प्राइज से इन लिटरेचर. नोबेल प्राइज एक महान प्राइज है, महान पुरस्कार है जो किसी चीज में महानता के लिए ही दिया जाता है. जब आप बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज करते हैं ना किसी में, तब वो मिलता है. फॉर हिज इमॉर्टल पोएटिक वर्क, उनको मिला था उनके अमर, पोएटिक मतलब काव्यात्मक, वर्क मतलब कार्य के लिए, उनके काव्यात्मक कार्य के लिए उनको मिला था नोबेल प्राइज. उसका नाम है गीतांजलि. गीतांजलि 1913, ये आपको याद रखना है. असाइड फ्रॉम बीइंग अ ग्रेट यूनिवर्सल पोएट, इस बात के अलावा, असाइड फ्रॉम मतलब इसके अलावा, बीइंग अ ग्रेट यूनिवर्सल पोएट, एक सार्वभौमिक या यूनिवर्सल पोएट बनने के अलावा, टैगोर इज ऑल्सो अ नोवेलिस्ट. ये अभी मैंने बताया और आप जानते भी हैं कि वो नोवेलिस्ट भी थे, ड्रामेटिस्ट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, म्यूजिशियन थे, फिलोसोफर थे, मतलब वो दार्शनिक भी थे, पेंटर भी थे और एजुकेशनलिस्ट भी थे, रिफॉर्मर भी थे, एंड क्रिटिक और समीक्षक भी थे. हु हैज कर्व्ड, उन्होंने कर्व किया या बनाया, आउट कर्व्ड आउट मतलब किसी चीज को बनाया या निखार के लाया या बनाया, अ नीश मतलब अपने लिए एक विशेष स्थान, फॉर हिमसेल्फ अपने लिए, इन एवरी फील्ड हर एक क्षेत्र में उन्होंने अपने लिए एक विशेष स्थान बनाया. हिज नोवेल्स सेटिंग, उनके नोवेल की जो सेटिंग है या विषय वस्तु है वो क्या होती है? इज रिप्रेजेंटेटिव, वो दर्शाती है, रिप्रेजेंट करती है, एंड रिफ्लेक्ट और प्रदर्शित करती है, एंड द कैरेक्टर्स आर नेचुरल और उनके कैरेक्टर्स नेचुरल होते हैं, प्राकृतिक होते हैं, रियलिस्टिक और वास्तविक होते हैं, फुल ब्लडेड यानी कि सजीव होते हैं, एंड लाइफ लाइक और जीवन के जैसे होते हैं, जीवंत होते हैं मतलब जीवन के जैसे. इन हिज नोवेल्स, उनके उपन्यासों में, ही डिपिक्ट्स उन्होंने चित्रित किया है, डिपिक्ट मतलब चित्रित करना या चित्रित करते हैं, ही डिपिक्ट्स बंगाल सोशियो रिलीजियस, सोशियो मतलब सामाजिक और रिलीजियस मतलब धार्मिक. तो जो बंगाल का सामाजिक और धार्मिक दृश्य है उसको वो परिलक्षित करते हैं, उसको दर्शाते हैं, दिखाते हैं. कल्चर ब्रिलियंटली, वहां के कल्चर को उन्होंने बड़े ही बुद्धिमत्ता के साथ दिखाया है. थ्रू हिज नोबल, उनके उपन्यासों के द्वारा, ही एक्सप्लोर्स उन्होंने एक्सप्लोर किया है, सम ऑफ द इश्यूज कुछ मुद्दों को, कन्फ्रंटिंग, कन्फ्रंट का मतलब होता है किसी चीज को, किसी चीज का सामना करना. वीमेन मतलब महिलाएं, ऑफ हिज जनरेशन मतलब उनके टाइम की, उनकी पीढ़ी की जो महिलाएं थी उस जमाने की, वो क्या क्या इश्यूज कन्फ्रंट कर रही थी, यानी क्या क्या मुद्दों का या क्या क्या परेशानियों का सामना कर रही थी, इस बात को उन्होंने दिखाया है, एक्सप्लोर किया है, दर्शाया है. अगर आपको एक्सप्लोर का शाब्दिक अर्थ चाहिए तो वो हो सकता है किसी चीज का खोज करना या किसी को समझना, एक्सपोजर का ये मीनिंग आप ले सकते हैं. नेक्स्ट है, टैगोर वाज अ प्रोलिफिक कंपोजर. प्रोलिफिक मतलब होता है किसी चीज को बहुत अधिक मात्रा में करना, तो उन्होंने क्या किया है, प्रोलिफिक कंपोजर. आपने भी देखा उन्होंने 1000 वो लिखे हैं, अभी मैंने पढ़कर बताया था ना आपको,
2000 गीत लिखे हैं और 1000 कविताएं लिखी हैं, तो हम उनको क्या कहेंगे, एक बड़ी तादाद में उन्होंने कंपोजिंग की है। तो टैगोर वाज अ प्रोलिफिक कंपोजर हैविंग रिटन, जो कि लिख चुके हैं 2230 सॉन्ग्स। लगभग उन्होंने कितने लिखे हैं, 2230 गाने लिखे हैं। हिज सॉन्ग्स आर नोन एज रविंद्र संगीति। उनके गानों को हम कैसे जानते हैं, रविंद्र संगीति के नाम से जानते हैं या फिर टैगोर सॉन्ग के नाम से जानते हैं। एंड दे ब्लेंड, और उनको मिलाया गया है। ब्लेंड करना मतलब किसी चीज को मिक्स कर देना, मिला देना। सीमलेसली मतलब बिना किसी बाउंड्री के या बिना किसी अड़चन के, सीमलेसली विद हिज लिटरेचर, उनकी साहित्य में। द मेजॉरिटी ऑफ विच, उनमें से ज्यादातर, वर लिरिसाइज्ड। लिरिसाइज्ड मतलब जिन्हें हम लय के साथ गाते हैं ना, लयबद्ध जो होते हैं उसको लिरिसिस्ट बोलते हैं, लिरिक्स की फॉर्म में लिखे गए हैं। पोएम्स, ज्यादातर उनमें से लयबद्ध कविताएं हैं। और पार्ट्स ऑफ नोवेल, और कुछ नोवेल्स के पार्ट हैं, हिस्से हैं या अंश हैं। स्टोरीज और प्लेज, और ये जो इतने सारे जो गाने अभी हमने देखे हैं 2230, तो ये एकदम से गाने नहीं हैं। इनमें से कुछ लिरिसाइज्ड पोइम हैं, कुछ नोवेल्स के भी पार्ट हैं, मतलब नोवेल्स में कोई गाना या कविताएं, संगीत इस तरह का होता होगा। ज्यादातर मैंने नहीं पढ़ी है, मैंने काफी कम पढ़ी है, लेकिन उनमें भी कुछ देखने को मिलते हैं। और कुछ स्टोरीज में मिलते हैं, प्लेज में मिलते हैं, बीच बीच में सॉन्ग्स और पोइम मिलती हैं। दे रेंज्ड, जिनकी की रेंज है, विस्तार है, फैले हुए हैं जो। फ्रॉम हिज अर्ली डाइज लाइक, में DIRG है, इसको डाइज बोलते हैं। डाइज लाइक मतलब शोक गीत होते हैं ना, दुख भरे गीत, शोक गीत। ब्राह्मो डिवोशनल राइम्स, और जो ब्राह्मो डिवोशनल मतलब गीत होते हैं जो ऐसे पूजा वगैरह में हम गाते हैं ना, भजन लाइक जो गाने होते हैं, भजन कीर्तन टाइप की जो सॉन्ग्स होते हैं वो। टू क्वाट्रेंस, क्वाट्रेंस मतलब होती हैं चौपाइयां या 4 पंक्ति वाली कविता या चौपाइयां, खासकर ये चौपाइयों के लिए यूज किया जाता है। एंड वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द ठुमरी स्टाइल, और वो क्या थे, इन्फ्लुएंस्ड थे, मतलब किसके इन्फ्लुएंस में थे, किससे प्रभावित थे, ठुमरी स्टाइल ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक। एक हिंदुस्तानी म्यूजिक का स्टाइल है, इसका नाम है ठुमरी स्टाइल। ये काफी मनमोहक होता है, तो इस स्टाइल में उन्होंने गाया है, लिखा है। चतुरंगा, शेर कविता और चारोध्याय एंड नौकाबंदी आर अमोंग टैगोर्स 8 नोवेल्स एंड 4 नोवेलास। ये उनमें से लिए गए हैं 8 नोवेल्स और नोवेलास। नोवेलास 8 तो नोवेल हैं और 4 नोवेलास हैं। नोवेलास का मतलब होता है छोटे नोवेल, छोटे छोटे नोवेल, या फिर आप कह सकते हैं कि बड़ी स्टोरी। लॉन्ग स्टोरी है, बड़े नोवेल नहीं है, लॉन्ग स्टोरी है या फिर शॉर्ट नोवेल है, उनको हम नोवेलास कहते हैं। सम ऑफ हिज नोवेल्स डील विद कंटेम्पररी सोशल इश्यूज। कंटेम्पररी का मतलब होता है उस समय के, समकालीन जो चीजें एक ही समय में होती है ना, 2 चीजें, उनको हम कंटेम्पररी थिंग्स बोलते हैं या इवेंट्स बोलते हैं। तो ये उस समय के सोशल इश्यूज को दिखाया गया है। एंड ही इंटरेस्ट इन देम रिवॉल्व्स अराउंड द साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर्स अंडर द कंपेलिंग स्ट्रेस ऑफ सर्कमस्टेंसेस। और उनका जो इंटरेस्ट है, उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है कि उस समय की मनोस्थिति क्या थी। डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर्स, जो भी उनके कैरेक्टर्स हैं, उनकी ये दिखाने की कोशिश की है कि उन स्थितियों में जब वो रह रहे थे, उस तरह की स्ट्रेस वाली स्थितियों में जब वो रह रहे थे, तो उन लोगों की मनोदशा क्या थी, वो उस सिचुएशन में उनकी मनोदशा क्या थी, किस तरह के थे, ऐसे उन्होंने डेवलप करके दिखाए हैं। अदर वर मोर अपबीट, और कुछ उससे भी ऊपर हैं। शेर कविता, एक इनकी शेर कविता है, ऑल्सो नॉन एज लास्ट पोएम एंड फेयरवेल सॉन्ग। और ये कैसे जानी जाती है, ये लास्ट यानी आखिरी कविता या फेयरवेल यानी कि विदाई वाले गीत के रूप में जानी जाती है। इन हिज मोस्ट लिरिकल नोवेल, उनके मोस्ट लिरिकल नोवेल में। विद पोएम एंड रिदमिक पैसेज, एक तो कविताओं के साथ, और रिदमिक पैसेज मतलब होता तो वो गद्य जैसा है, लेकिन हम उसको लय में पढ़ते हैं, ऐसे नहीं पढ़ते, टेक्स्ट की तरह नहीं पढ़ते, हम उसको लय में पढ़ते हैं। रिटन बाय अ पोएट प्रोटागोनिस्ट, ये उनके सपोर्टर, जो प्रोटागोनिस्ट मतलब जो एक तरह से उसका लीडिंग जो हीरो होता है, वो कह सकते हैं आप। टैगोर्स 3 वॉल्यूम गल्प गुच्छा कलेक्शन कंटेन्स 84 स्टोरीज एंड रिफ्लेक्ट ऑन द ऑथर्स सराउंडिंग्स। जो टैगोर की 3 वॉल्यूम वाली एक कलेक्शन है, इसका नाम है गल्पा गुच्छा, जिसमें कि 84 स्टोरीज हैं जो कि रिफ्लेक्ट करती हैं, दिखाती हैं ऑन द ऑथर सराउंडिंग, ऑथर के आसपास का सराउंडिंग्स दिखाती हैं। मॉडर्न एंड फैशनेबल आइडियाज, और वहां के मॉडर्न यानी कि आधुनिक और फैशनेबल आइडियाज को दिखाती हैं। एंड मेंटल पजल, और दिमाग की जो पजल है, पहेलियां हैं, उनको दिखाती हैं।
टैगोर एसोसिएट हिज अर्लीस्ट स्टोरीज, उन्होंने अपनी अर्ली स्टोरीज को एसोसिएट किया है, संबंधित किया है, सच एज दोज फ्रॉम द साधना, जैसे कि उनमें से है साधना पीरियड, विद एन एक्सपीरियंस ऑफ वाइटलिटी एंड स्पॉन्टेनिटी, exuberance of vitality and spontaneity, with an exuberance of vitality and spontaneity. exuberance का मतलब होता है किसी चीज को उत्साह पूर्वक करना, of vitality इसका मतलब होता है पूरी एनर्जी से, यानी उत्साह के साथ और पूरी एनर्जी के साथ, एंड स्पॉन्टेनिटी का मतलब होता है किसी चीज को स्वाभाविक रूप से करना बिना किसी प्री प्लानिंग के। जमींदार टैगोर्स लाइफ इन पातिशार, साजदपुर, सैलेदाहा एंड अदर विलेजेस कल्टीवेट दीज ट्रेड्स, तो उन्होंने इन सब में ये सारी चीजें अपने ट्रेड्स दिखाए हैं। टैगोर्स पोएटिक स्टाइल, उनकी जो पोएटिक स्टाइल है, which descends from वैष्णव पोएट्स ऑफ द 15th and 16th centuries, तो उन्होंने कहाँ से ली है, उनकी जो ली गई है ये है वैष्णव पोएट्स से ली गई है। रेंजेस फ्रॉम क्लासिकल, जो कि जिसकी रेंज है क्लासिकल से लेकर फॉर्मलिज्म टू द कॉमिक, विजनरी एंड एस्थेटिक। Tagore's most innovative and mature poetry reflects his exposure to Bengal's rural folk music, including mystic ball ballads by the bard Lennon. Many events commemorate Tagore each year, यानी बहुत सारे जो इवेंट हैं वो आज भी उनको मेमोरेट करते हैं, कमेमोरेट करते हैं टैगोर को हर साल, इंक्लूडिंग कवि प्रणाम मतलब कवियों को प्रणाम करना, हिज बर्थ एनिवर्सरी उनके जन्मदिन पर, विच इज सेलिब्रेटेड बाय, जो कि मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, बाय ग्रुप्स ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड, बहुत सारे ग्रुप्स के द्वारा पूरे संसार में, ऑल ओवर द वर्ल्ड मतलब पूरे संसार में। द एनुअल टैगोर फेस्टिवल इन अर्बना, ये अर्बना में होता है, इलिनॉइस, रविंद्र पाथ परिक्रमा, और इसमें क्या किया जाता है, रविन्द्रनाथ परिक्रमा की जाती है, वॉकिंग पिलग्रिम्स फ्रॉम कलकत्ता टू शांति निकेतन, जो लोग कलकत्ता से और शांति निकेतन के लिए जाते हैं, एंड पोएट्री रेसिटल्स हेल्ड ऑन सिग्निफिकेंट एनिवर्सरीज, और उनकी कविताओं को रेसिटल्स हेल्ड ऑन सिग्निफिकेंट एनिवर्सरीज, यानी महत्वपूर्ण एनिवर्सरीज पर उनको, इसमें रिसाइटल का मतलब है किसी चीज को गाना, जैसे हम गाते हैं ना, भजन कीर्तन करते हैं, तो एक किसी ग्रुप के द्वारा पोइट्री गाया जाना, उनकी कविताओं को गाया जाता है, महत्वपूर्ण एनिवर्सरीज पर उनकी कविताओं को गाया जाता है।